चोर मचाए शोर। एक और चित्र दोस्तों। शहर में हो रही चोरियों ने पुलिस के नाक में दम कर रखा था। काफी कोशिशों के बाद पुलिस इतना ही जान पाई कि इन चोरियों को वोल्फ गैंग का हाथ है, जिसके सदस्य चेहरों पर नकाब पहनकर चोरी करते हैं। अतः वोल्फ को पकड़ने और उनके गैंग को सफाया करने की जिम्मेवारी गुप्त विभाग के सीनियर व खुर्राट इंस्पेक्टर खान को सौंपी गई थी। लेकिन चोरियां का सिलसिला रुका नहीं। आधी रात आज भी आधी रात के करीब एक चोर सूर्य नगर की 5वीं मंजिल की बिल्डिंग के पिछवाड़े में खड़ा सतर्क नजरों से वातावरण का निरीक्षण कर रहा था। कोई नहीं है, अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। और अगले ही पल पहली मंजिल की एक फ्लैट की खिड़की के निकट पहुंचा। यह बंद है, शायद दूसरी खुली हो। और फिर ऊपर चढ़ते हुए चोर नजदीक की खिड़की का जायजा लेने लगा। अंततः चौथी की मंजिल के एक फ्लैट की खिड़की को खोला पाया। उसका दिल खुशी से नाच उठा। आह, खिड़की खुली है। कुछ देर आहट लेने के बाद, ओह, यह लोग गहरी नींद सो रहे हैं। यह काफी कीमती मालूम होता है। पहले इसी पर हाथ साफ करता हूँ। यह सोच चोर ने आगे बढ़ा और हार निकालने की कोशिश की। लेकिन उफ, क्या करते हो ये? ओह, यह मेरे को अपना पति का हाथ समझ रही है। मुझे सब्र से काम लेना चाहिए, सोचकर चोर कुछ देर निश्चिंत खड़ा रहा। फिर जैसे ही स्त्री की पकड़ ढीली हुई, चोर ने अपने हाथ को मुक्त किया और वह फिर हार निकालने की कोशिश करने लगा। लेकिन अब की बार हार निकालने में सफल हुआ ही था कि ले स्त्री की नींद टूट गई। कौन हो? उफ, अब मैं क्या करूं? और चोर ने हड़बड़ाहट में स्त्री की पकड़ी हाथ छुड़ाना चाहा, पर क्या हुआ शशि? चोर मार गया। और चोर चौंकते हुए पति ने तुरंत ही स्विच बोर्ड ऑन किया। अगले ही पल कमरा तीव्र प्रकाश से नहा उठा और गिरते हुए पति ने चोर पर छलांग लगा दी। हाय, तेरी यह हिम्मत कमीने! और फिर आई। इससे पहले चोर संभल पाता, अब तू भाग नहीं पाएगा, छोड़ दे मुझे। छोड़ दूंगा, पहले पुलिस को तो आने दे। पुलिस को बुलाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन चोर को धमकी की परवाह किए बगैर पति बोला, शशि, पुलिस को फोन कर। जी। और इतना कहकर शशि फोन की तरफ बढ़ गई। शशि ने फोन की तरफ बढ़ते देखा। अगर मैं पुलिस के हाथ लग गया तो मेरी बीवी बच्चे का क्या होगा? बीवी बच्चे का ख्याल ख्याल आते ही चोर गर्ज उठा। रुक जाओ, मैं कहता हूँ, रुक जाओ। इस बदमाश की मत सुनो। शशि, जल्दी पुलिस को खबर करो। पति का आदेश पे शशि पुलिस का स्टेशन नंबर डायल करने लगी। तभी चोर आजाद हुआ। हाथ तेजी से हाथ साइड की पॉकेट में रह गया और फिर था। हाय, अगले ही पल शशि ने शोर मचा दिया। बचाओ बचाओ, चोर चोर चोर! बस अब यहाँ से भागने में ही भलाई है। फिर लेकिन चोर पाइप के सहारे फिसलता हुआ नीचे पहुंचा। और इससे पहले कि चोर अस्थमातिक प्रहार से पीड़ा से बर्दाश्त कर पाता, इसके चेहरे पर नकाब है। हवलदार जी, यह जरूर वोल्फ गैंग का आदमी है। भाग कर कहाँ जाएगा बच्चों? हवलदार साहब, आप तेरा मेरा भी यही ख्याल है। और इससे पहले तलाशी ली और बिल्डिंग में चलकर देखते हैं। ठीक है, कहने के साथ ही सिपाही चोर की तलाशी लेने लगा। चोरी के औजार के साथ खून से रंगा चाकू और सावधानी से अपने कब्जे में ले लिया। और सेठ
रामदास की कोठी के ड्राइंग रूम में ऊग रहे साका ने फोन की घंटी की आवाज़ सुनकर चौंकते हुए लपक कर रिसीवर उठाया। उसके माउथ पीस पे बोला, हेलो शंभू स्पीकिंग। साका, सुरेश पकड़ा लिया गया है, वह पुलिस की हिरासत में है, वह तुम्हें वह तुम्हें देख चुका है। और ईयरफोन पर वोल्फ की खरखराती आवाज़ उसके शाखा के कांपते होठों में बोला, लेकिन वह पुलिस को कुछ नहीं बताएगा बॉस। हमारे धंधे में लापरवाही का मतलब मौत है। शाखा, मत बोलो, पुलिस की फाइल में तुम्हारा रिकॉर्ड मौजूद है। तो मेरे लिए क्या आदेश है? अब तुम्हारा सेठ की कोठी में रहना खतरे से खाली नहीं है। जितना भी माल बटोर सको कर राणा के साथ अड्डे पर पहुंच जाओ और अपने साथ सभी आदमियों को कह दो कि जब तक हुक्म ना हो धंधे पर न जाएं और भूमिगत हो जाएं, वरना मैं समझ गया बॉस, आप बिल्कुल फिक्र न करें। उधर वोल्फ गैंग का सदस्य को पकड़ दिए जाने की वारदात की खबर मिलते ही गुप्तचर विभाग का तेज तराक सीनियर कुराटे खान सूर्य नगर के थाने पहुंचा। कुछ बताया इसने? नो सर, हमने काफ़ी कोशिश की लेकिन नाम पते के सिवा हम इससे कुछ नहीं उगलवा सके। इंस्पेक्टर अमर से बातें करते हुए इंस्पेक्टर खान हवलदार हवालात की विशेष कोठरी में पहुंच गया जहां चोर को खा रखा गया था। फिर अमर ने चोर की वारदात के बारे में जानकारी देने लगा और फिर इंस्पेक्टर खान दरवाज़ा खोलकर कोठरी में दाखिल हुआ। सुरेश, मैं तुम्हारा 10 मिनट का समय देता हूँ, मुझे उम्मीद है इस समय का सदुपयोग करोगे। मैं कह चुका हूँ मैं चोर हूँ, पकड़े जाने के डर से ही मैंने आदमी पर हमला किया था। अब पुलिस को जो करना है करे, समय बर्बाद मत करो। जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दो। पूछिए, वोल्फ कौन है? कौन वोल्फ? मैं किसी वोल्फ को नहीं जानता। तभी तड़ाक। और फिर बताने की कोशिश मत कर हरामजादे, बनाने की कोशिश। तुम्हारी कलाई पे बने वोल्फ के इस निशान को साफ जाहिर है कि तुम वोल्फ के लिए काम करते हो। अगर अब भी तुमने मेरे सवालों का जवाब ठीक ठीक नहीं दिया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरा नाम खान है। तुम जैसे बदमाशों को जरा भी तरस नहीं आता। इंस्पेक्टर खान। इंस्पेक्टर खान। ओह, सुना है जैसा सख्त और खतरनाक पुलिसिया हिंदुस्तान में नहीं। चोर सोच में डूब गया। और सिर्फ 4 मिनट बाद बाकी हैं। मैं सच सच कहता हूँ साहब, वोल्फ के बारे में कुछ नहीं जानता। जो कुछ जानते हुए बक डालो वरना बता दूंगा साहब। लेकिन लेकिन क्या? वोल्फ को पता लग गया कि मैंने आपका कुछ बताया तो मेरे बीवी बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ेगा साहब। मुझ पर न सही मेरी बीवी बच्चों पर तरस खाइए साहब। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 3। 2 लड़के 1 लड़की। हम तो अपनी बीवी को बच्चे को बहुत चाहते हो? अपनी जान से ज़्यादा साहब। उनकी खातिर तो वोल्फ गैंग में शामिल होने को तैयार हो गया था। काश मेरी नौकरी सलामत रहती। मैं और मेरे को दाने दाने के मोहताज ना होना पड़ता तो यह काम हरगिज ना करता। घबराओ नहीं, अब भी वक्त है। अगर तुम पुलिस के साथ दो तो तुम शराफत की ज़िंदगी जीने का एक मौका मिल सकता है। मैं वादा करता हूँ जो कुछ भी तुम मुझे बताओगे जानकारी वोल्फ को कभी नहीं होगी। और रहा सवाल तुम्हारी बीवी बच्चों की, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी मेरी। केवल यही नहीं, कोशिश करूँगा उन्हें कम से कम सजा हो। तुम्हें भी। क्यों झूठ आश्वासन देते हो साहब? मेरे हाथों खून हुआ है, कानून मुझे कैसे माफ़ कर देगा? जिस आदमी पर तुमने हमला किया था वह सिर्फ घायल हुआ है, मरा नहीं। क्या आप सच कह रहे हैं साहब? तब तो तब तो कुछ मैं जो कुछ जानता हूँ आपको सब बता दूंगा साहब। विश्वास कीजिए साहब, मैंने को वोल्फ को कभी नहीं देखा। जब सामने आता है तो सिर्फ 2 घंटे पहले ही आदेश मिलता है किसी इलाके में चोरी करनी होती है। वोल्फ का आदेश तुम एक कैसे पहुंच जाता है? तब तब
अब तक एक आदमी मुझे आदेश देता रहा है, चोरी का माल वसूलता है, लेकिन मैं उसे शकल जानता हूँ, उसका शकल और अता पता कुछ नहीं मालूम हूँ भरते पुकार भरते हुए इंस्पेक्टर खान गहरी सोच में डूब गया। इस आदमी की जानकारी के आधार पर वोल्फ तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। अब तक सिर्फ इतना जान पाए हैं कि वोल्फ नाम का एक रहस्यमय खतरनाक व्यक्ति बेकार और जरूरतमंद लोगों को अपने गैंग में शामिल कर चोरी और स्मगलिंग और गैरकानूनी धंधे करवा रहा है। इस गैंग के सदस्य वोल्फ के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। तभी उसके विचार आते हैं इंस्पेक्टर खान के मस्तिष्क विरोधा। लेकिन वह आदमी वोल्फ का जरूर खास आदमी होगा, जो सुरेश तक वोल्फ का आदेश पहुंचाता है और माल वसूल करने आता है। अगर वह खास आदमी हाथ लग जाए तो वोल्फ का पता लगाना मुश्किल काम नहीं होगा, और वोल्फ का यह खास आदमी निश्चित रूप से पेशेवर अपराधी होगा। ख्याल दिमाग में आते ही इंस्पेक्टर खान की आंखें चमक उठी। अगले ही पल वह कोठरी से बाहर खड़े इंस्पेक्टर अमर से संबोधित करते हुए बोला, इंस्पेक्टर, मुझे इस शहर के सभी क्रिमिनल के फोटो फाइल अभी इसी वक्त चाहिए। जो जी मैं अभी लेकर आता हूँ। और इत, इतना कहकर इंस्पेक्टर अमर वहां से चला गया। लगभग 10 मिनट बाद उसने क्रिमिनल की फोटो फाइल लाकर इंस्पेक्टर खान के हाथों में थमा दी। इंस्पेक्टर खान ने फोटो फाइल चोर को सामने रखता हुआ बोला, इस फाइल में लगे एक एक फोटो को देखो और उस आदमी को पहचान करो जो वोल को आदेश देता है। जी साहब। चोर ने फाइल में लगी फोटोओं को गौर से देखा, निरीक्षण करने लगा। अचानक ही चीख पड़ा, यह यही है साहब। इंस्पेक्टर खान ने फाइल उठाते हुए फोटो को रेखांकित किया और मुस्कुराकर बोला, गुड, अब तुम आराम करो, यहाँ तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। बहुत बहुत मेहरबानी साहब। फिर ऑफिस में पहुंचा खान रेखांकित मुजरिम की रिकॉर्ड फाइल का अध्ययन करने के बाद अमर से बोला, इंस्पेक्टर, पता लगाओ कि साका इस समय कहाँ है और क्या कर रहा है, लेकिन इस तरह की पुलिस की छानबीन की भनक न लगे। ठीक है सर, मैं अभी अपने आदमी साका की तलाश में लगा देता हूँ। तत्पश्चात खान उठते हुए आजाद दी, अपने 2 आदमी सादा पोशाक में सुरेश के घर पर तैनात कर दो ताकि उसके परिवार पर कोई आंच ना हो। यस सर। और इंस्पेक्टर खान जैसे ही चलने को हुआ, किसका फोन हो सकता है। इंस्पेक्टर इससे पहले ही खान के इंस्पेक्टर इससे पहले कि खान आगे बढ़ता, इंस्पेक्टर अमर ने रजिस्ट्री कान पर सरकाते हुए बोला, हेलो सूर्यनगर पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर, मैं सेठ रामदयाल बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से जो कुछ कहा गया, अमर सिंह खामोशी सुनता रहा। तत्पश्चात, ठीक है, किसी चीज को हाथ न लगाइएगा, मैं अभी पहुंच रहे हैं, आप पता नोट कर दीजिए कीजिए। अमर और सेठ रामदास ने पता नोट किया। जैसे ही अमर ने रिसीव क्रेडिट पर रखा, क्या बात है सेठ रामदयाल के यहाँ चोरी हो गई क्या? मगर आप ठीक है, मैं भी चल रहा हूँ। और लगभग 15 मिनट बाद के अंदर इंस्पेक्टर और अमर सिंह के 4 सिपाहियों के साथ सेठ रामदास की कोठी पहुंचे। आपको चोरी होने की पता कब चला? करीब आधे घंटा पहले, जब मैं कंपनी की मीटिंग अटेंड कर रहा था। बाद घर पहुंचा तो घर का सारा सामान बिखरा बिखरा पड़ा था। मैंने अपने नौकर शंभू को आवाज़ लगाई, लेकिन नाराज मिला। अतः मैंने पुलिस को इन्फॉर्म करना उचित समझा। आपका नौकर शंभू के अलावा यहाँ कौन रहता था? ये यहाँ और कोई नहीं रहता था, मैं बैचलर हूँ। आप मतलब चोरी में आपके नौकर शंभू का हाथ है? हो सकता है, मुझे उसे का ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपके पास शंभू का फोटोग्राफ पता है? जी नहीं। क्या आप बता सकते हैं यहाँ से क्या क्या सामान चोरी हुआ? आप की कार्रवाई के बाद मैं कुछ बता सकता हूँ।
फिर कोई खास कीमती चीज जेवर नहीं, मेरी कोई कीमती चीज घर पर नहीं रखता। आप काफी समझदार हैं। और खान अमर सिंह से मुताबिक तो वह बोला, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और फोटोग्राफर पहुंचते ही होंगे। तुम यहाँ की कार्रवाई निपटा कर चोरी की चीज़ों की लिस्ट तैयार कर लेना, मैं सुबह मिलता हूँ। यस सर। और खान अमर सिंह का संक्षिप्त में हिदायतें देकर बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद खान अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने फ्लैट की ओर जा रहा था। अगर रास्ते लगभग आधे घंटे बाद खान अपने फ्लैट में दाखिल हुआ। आपको लौटने में बहुत देर लगा दी, मेरी तो घबराहट के हमारे बुरा हाल था। कैसी बात कर रही हो डार्लिंग, तुम तो जानती हो हमारा काम ही ऐसा है, जब बुलावा आ जाएगा जाना पड़ता है। फिर लौटने का कुछ पता नहीं हो रहता। आप यह नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? खान चौंकते हुए अपनी पत्नी सलमा का चेहरा पर गड़ा दी। क्या मैं ठीक कह रही हूँ? मेरी ने सही अपने मुन्ने की सोचिए। कहते कहते सलमा की आवाज़ भर्राई। आप आपको कुछ हो गया तो मुझे कुछ नहीं होगा। क्या तुम्हें खुदा पर भरोसा नहीं? सलमा धैर्य बंधाकर आंखें छलक पड़ी। खुदा पर भरोसा है, पर उस शैतान पर यकीन नहीं। अगर हमारा मुन्ना को कुछ होगा तो वो किस की मजाल है जो हमारे मुन्ना की तरफ आँख उठा के देखे। मैं उसकी आंखें नोच लूँगा। उस हरामी का नाम बताओ जिसने माँ की ममता की ठेस लगाई है। मैं उसे नहीं जानती। वह आपको वोल्फ बता रहा था। ओह वोल्फ, वह कमीना इस हद तक नीचता पर उतराया है, कह रहा है तुम्हें समझा दूं अगर तुमने उलझने की कोशिश न करी, वरना। कहते कहते सलमा फिर सुबक पड़ी। आंसू पोंछ डार्लिंग, मत बोलो। तुम देश के सिपाही की बेटी हो जिसके मौत का डर नहीं, फर्ज का सिर झुकने नहीं दिया। वोल्फ चोर है और चोर शोर मचाते हैं रहते हैं, लेकिन सच्चे सिपाही हमेशा अपना फर्ज निभाते हैं और हंसते हंसते कांटों की राह से गुजर जाते हैं। अगर तुम मेरी हिम्मत और आंसुओं में डूबोगी तो खुदा कसम खान जीते जीते मर जाएगा। नहीं, ऐसा मत कहिए। मुझे माफ़ कर दीजिए। जज्बात में बहकर मैंने आपके स्वाभिमान को ठेस ठेस लगा दी। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं डार्लिंग। औलाद हर माँ की कमजोरी होती है। जाओ मुन्ना के पास जाओ, अगर जाग गया हो तो उसे तुम्हें ना पाकर रोने लगेगा। तब सलमा बेडरूम की ओर बढ़ गई और खान खामोशी से निहारता रहा। सुबह खान नींद काफ़ी देर से खुली और तब जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर पहुंचा। जल्दी ही सलमा नाश्ता लगाया और फ़ोन की घंटी बज उठी। ओह कमबख्त, फ़ोन बेवक्त बजा जा रहा है। किर किर किर, आप नाश्ता कीजिए, मैं देखती हूँ। इतना कहकर सलमा फ़ोन की तरफ बढ़ गई। हेलो, नमस्कार भाभी जी, अमर सिंह बोल रहा हूँ। खान साहब घर पर हैं? हेलो, हाँ होल्ड कीजिए। किसका फ़ोन है? अमर सिंह का, आपसे बात करना चाहते हैं। ओह। फिर सलमा के हाथ से फ़ोन लेते हुए खान माउथपीस पे बोला, खान स्पीकिंग। सर, शाखा का पता चल गया है। गुड, कहाँ है वह? शाखा नाम बदल कर सेठ रामदयाल के यहाँ नौकरी कर रहा था, लेकिन रात। ओह, तो शाखा ही शंभू था। इसका मतलब सेठ के यहाँ चोरी में वोल्फ का हाथ है। जी हाँ, आपने माना आपने मना किया था, इसलिए मैंने सेठ जी को शाखा के संबंध में बात करना मुनासिब नहीं समझा। ठीक किया तुमने। खुद सेठ जी से पूछताछ करूंगा और तुम अपने आदमी को भेज दे दो नाइट क्लबों, जुए, शराब अड्डों की तलाश करें और जैसे ही उनकी खबर मिले मुझे रिपोर्ट करें। यस सर, यस सर। तब खान रिसीव रख दिया। फिर जल्दी ही 10 मिनट के अंदर नाश्ता निपटा कर रामदयाल मालिक मिल्क मालिक सेठ राम
दलाल से मिलने चल पड़ा। साका जैसे आदमी सेठ के यहाँ नाम बदल कर नौकरी क्यों कर रहा था? भला सेठ ने ऐसे आदमी को अपने यहाँ कैसे रख लिया? जरूर कोई सेठ को साका की सिफारिश की होगी। मुझे साका के इस संबंध में सिफारिश की जानकारी हासिल करनी होगी। हो सकता है साका की सिफारिश करने वाला वोल्फ से संबंध हो। यह विचार मन में आते ही आंखों में अद्भुत चमक आ गई। और लगभग 20 मिनट बाद सेठ रामदयाल के आप कंपनी ऑफिस में सामने बैठा हुआ था। सेठ जी, आपके नौकर शंभू के संबंध में आपसे कुछ पूछताछ करने आया हूँ। मैं जो कुछ उसके बारे में जानता था अमर सिंह को बता चुका हूँ। आखिर क्या किया उसने? लेकिन आपने अमर सिंह के यह नहीं बताया कि शंभू वास्तव में साका है, जो कि एक सजा याफ्ता मुजरिम है। इंस्पेक्टर खान की बातें सुनकर रामदयाल की आंखें आश्चर्य से फैल गई। आप क्या कह रहे हैं? आप यह मैं यह जानना चाहता हूँ, आपको एक सजा याफ्ता मुजरिम को अपने यहाँ नौकरी क्यों रखा? अगर मुझे उसकी असलियत के मालूम होता तब मैं उसे यहाँ नौकरी क्यों रखता? लेकिन एक निसंतान अजनबी को उसके बारे में छानबीन किए बिना आप नौकरी पर कैसे रख लिया होगा? बताओ, साका उर्फ शंभू को आपके पास कौन लाया था? खान सवाल सेठ जी को जवाब नहीं दिया। खान अंधेरे में तीर मारता हुआ कठोर स्वर में बोला, सच्चाई छुपाने की कोशिश मत कीजिए सेठ जी। आपको शायद नहीं मालूम कि साका पकड़ा जा चुका है क्या? सेठ ने चौंकते हुए देख खान समझ गया कि तीर सही निशाने पर बैठा है। वह सेठ को आड़े हाथे लेते हुए बोला, देर सवेर सच्चाई उगल ही देगा। शायद आप आपके लिए इतना अपना दामन बचाए रखना मुश्किल होगा। मैं सच कहता हूँ इंस्पेक्टर मुशंबू, मुझे कुछ नहीं जानकारी। मेरी सेक्रेटरी मिस रोमिला ने नियुक्त किया था। इस समय मिस रोमिला कहाँ है? तभी ऑफिस का दरवाजा खुला। मैं यहाँ हूँ इंस्पेक्टर खान। ओह, तो मेरा शक ठीक निकला। तुम वोल्फ के कहने पर ही साका को नौकरी दिलवाई थी? हाँ। तो फिर यह भी जानती होगी कि वोल्फ कौन है? मैं जानती हूँ, पर तुम नहीं जान पाओगे इंस्पेक्टर, क्योंकि तुम्हारी मौत अब तुमसे ज़्यादा दूर नहीं। हा 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 हा। रिवॉल्वर फेंक दो मिस्टर रोमालो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। बकवास बंद कर इंस्पेक्टर, अपने को खुदा का याद कर ले। ओह नहीं रोमालो, ओ रोमालो का इरादा बाप। सेठ सेठ रामदयाल चीख उठे, लेकिन रोमालो ने ट्रिगेट दबा दिया। खान गजब की फुर्ती का प्रदर्शन करते हुए छलांग लगाई और अपना बचाव कर डाला, परंतु और सेठ घायल होते देख रोमोला एक पल के लिए सकपकाई। खान को निशाना लेकर फायर करना चाहा, लेकिन इससे पहले खान रोमिलो को दबोच लेता लेता कलाबाजी खाती हुए उछाल कर खड़ी हुई और फिर तड़ाक। और फिर खान को संभलने से पहले ही रोमिला कक्ष से बाहर निकल गई और द्वार बंद कर दिया। कोई है? दरवाज़ा खोलो खोलो। और दरवाज़ा खोलते ही खान आंधी की तूफान की तरह दौड़ता हुआ इमारत से बाहर निकला। पर उसने रोमोला को कार में बैठकर भागते देखा। वह अपनी मोटरसाइकिल की तरफ लपका, लेकिन जब तक मोटरसाइकिल स्टार्ट होती सड़क से गुजरते हुए वाहनों की भीड़ में खो गई। ओ, कार को ढूंढना मुश्किल होगा। फ्लाइंग स्वाइट को सतर्क करना चाहिए। वह खान से मोटरसाइकिल स्टैंड पर वह सोच खान ने मोटरसाइकिल वापस स्टैंड पर खड़ी की और दौड़ता हुआ इमारत में दाखिल हुआ। और कुछ देर बाद ही फोन कर कंट्रोल रूम को कार का नंबर बताता था उसकी आवश्यक जानकारी दी। बाद में घायल सेठ राम दयाल को मुताबिक तो बोला, चलिए सेठ जी, आपको अस्पताल ले चलता हूँ। इसका कोई आवश्यकता नहीं इंस्पेक्टर, मैंने निजी डॉक्टर को फ़ोन करके कर चुका हूँ, वह आता ही होगा। जख्म गहरा नहीं है, सिर्फ खरोंच आई है। खुदा कसम
का शुक्र है, बाल बाल बच गए, अभी खतरा टला नहीं है। मैं समझा नहीं, जब तक रोमिला को गिरफ्तार नहीं होती आपकी जान को खतरा है, इसलिए तब तक आप पुलिस की निगरानी में रहना जरूरी है। शेर जी काफी विरोध किया, लेकिन खान ने अपने इरादे से टस से मस न हुआ और तो उसने इंस्पेक्टर अमर सिंह को फोन कर वहां घटी सारी जानकारी देने के बाद सुरक्षा कर्मियों को तुरंत वहां भेजने का निर्देश देकर रिसीव क्रेडिट पर रखा दिया। तभी सेठ का निजी डॉक्टर नाथ वहां पहुंचा। डॉक्टर ने जख्म पर मरहम पट्टी करते हुए बोला, घबराने की कोई बात नहीं, 2-3 दिन बाद जख्म भर जाएंगे। और सुरक्षा कर्मियों को इजाजत देते हुए खान बोला, तुम दोनों 24 घंटे सेठ जी के साथ रहोगे? यस सर। और खान सेठ जी को विदा लेकर वहां से चला गया। थाने पहुंचकर खान बेसब्री से रोमिला के विषय में मिलने वाली सूचना की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन शामा शाम हो गई, रोमिला की कोई सूचना न मिली। तब अमर सिंह बोला, कुछ भी हो सकता है सर, आज की घटना से तो साफ जाहिर होता है वो अपनी गिरफ्तारी के बहस का भय लगा है। अगर मिस रोमिला का पकड़ में ना आ जाती तो वोल्फ का रहस्य खुल जाता। लेकिन तभी फोन की घंटी बज उठी। खान रिसीव उठाते हुए वैकुल स्वर में बोला, खान स्पीकिंग। खान, तुम अपने आप को बहुत चालाक समझते हो, लेकिन वोल्फ को कभी गिरफ्तार नहीं कर सकते। माउथपीस पर स्त्री का स्वर सुनाई दिया, मिस रोमिलो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। आज नहीं तो कल जरूर पकड़ी जाओगी। तुम्हारी मैंने तुम्हारी बकवास सुनने के लिए फोन नहीं किया, तुम्हें बताने के लिए फोन किया। तुम्हारा बेटा इस समय मेरी कैद में है। लो उसकी आवाज़ सुनो। और फिर खान अपने 8 वर्षीय बेटे का सदमा सहमा हुआ स्वर सुनाई दिया, अब्बा अब्बा अब्बा, मुन्ना बोल रहा हूँ, इन लोगों ने मेरा अपहरण कर लिया, मैं इनकी कैद में कर रखा है। तभी मुन्ना की आवाज़ खामोश हो गई। फिर रोमिलो की चेतावनी सुनाई दी, अगर तुमने अपने बेटे को जिंदा पाना चाहते हो तो सेठ की सुरक्षा की में तैनात अपने आदमी हटा लो। लेकिन क्यों? यह बताने के लिए जरूरी नहीं है, बस ये इतना समझ लो, सेठ रामदयाल रामदयाल हमें चाहिए। हमारे आदमी मौका देख देख उसे हमारे पास उठा लाएंगे और तुम्हारे बेटे को मुक्त कर देंगे। इतना कहने ही रोमिल्ला का फोन संबंध विच्छेद कर दिया। उधर खान फोन पर दी धमकी के बारे में अमर सिंह को बताया और बस बोल उठा, क्या क्या रोमिल्ला ही वोल्फ है? शायद नहीं, कहते हुए गहरी सोच में डूब गया। कुछ सोच में डूबा देख अमर सिंह उत्सुकता से पूछा, तो वोल्फ कौन है? जो भी है, मैं उसे पहचान चुका हूँ और बहुत जल्दी उसके नकाब को उतार दूंगा। फिलहाल मैंने रोमिला की बात मान लेनी चाहिए। लेकिन सर, रोमिला की बात मानने का क्या भरोसा? सेठ को हासिल करने के बाद मुन्ना को ना छोड़ा तो? जब खान बड़े ही रहस्यपूर्ण अंदाज में बोला, मैं जानता हूँ वोल्फ के आदमी सेठ को कहाँ ले जाएंगे क्या? और तब खान ने आदेश अनुसार सेठ कोठी पर लगे सुरक्षा कर्मियों को तुरंत वापस बुला लिया। फिर लगभग 1 घंटे बाद शेख सेठ कहीं जा रहे हैं? अगर हुक्म हो तो उसका पीछा करूं? नहीं धर्म सिंह, अब तुम वापस आ जाओ। और इतना सुनकर खान रिसीव क्रेडिट पर रख दिया। फिर सामने बैठे अमर सिंह से मुखातिब बोला, क्या तुम्हारी तैयारी पूरी होगी? जी हाँ, बस आपके हुक्म का इंतजार है। लेकिन रेड कहाँ डालनी है? मुनमुन नाइट क्लब हमारी मंजिल होगा। उधर साका सेठ को लेकर मुनमुन नाइट क्लब
के तहखाने में पहुंचा। साका, तुम्हें पूरा विश्वास है तुम्हारा पीछा नहीं किया गया? यस मैडम। बातचीत ने जांच करने के बाद मैंने सेठ से संपर्क किया था। गुड। अ, अगर हम गुड, अगर हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए, लेकिन इस सेठ और खान के बच्चे का क्या करें? इन दोनों को अब मर जाना ही उचित होगा अबू। लेकिन हट्टा करते हुए रोमिला ने सेठ का रिवॉल्वर निशाना ले लिया। लेकिन इससे पहले ही रोमिला ट्रिगर दबाती, तभी साका तभी साका रिवॉल्वर निकाली और सेठ ने लपक कर परस्पर गिरा। रोमिला का हाथ से छूटा रिवॉल्वर उठा लिया। आह! लेकिन उसी समय रोमिला सेठ पर झपटती हुई बोली, तू क्या समझता है तू बच जाएगा? सेठ, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन दाएं और रोमिला की आंखों में आश्चर्य का गहन भाव सजोई हुई ढेर हो गई। सेठ अपने मुंह से टेप हटाते हुए खान से बोला, अगर आप समय पर नहीं पहुंचते तो यह कमीने मुझे अपने और आपके बेटे को मार डालती। अगर अगर तुम यह समझते हो कि रोमिला के मरने के बाद बना तुम्हारा रहस्य बना रहेगा तो यह तुम्हारी भूल है, दयाल वुल्फ। इससे मगर इससे पहले सेठ खतरा बाप पर बाप बाप संभल पाता, सेठ की कनपटी पर रिवॉल्वर सटाए बोला, रिवॉल्वर फेंक दे वुल्फ, तुम्हारा खेल खत्म हो गया और तुम्हारे सारे आदमी पकड़े जा चुके हैं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं होगा इंस्पेक्टर, या तुम क्या कह रहे हो? विनाश काले विपरीत वाली कहावत तुम सही बैठती है सेठ। तुम्हारी तुम्हारी बुद्धि उस समय खराब हो गई जब तुमने अपनी पत्नी को फोन पर धमकी दी। पहली गलती तुमने साका के दामन बचाने के लिए चोरी का नाटक करा कर की। और मुझे मुझे तुम उसी समय समझ में आ गया था जब तुम साका की गिरफ्तारी की खबर सुनकर चौंके थे। दूसरी, तुमने गलती साका की नौकरी पर रखने की जिम्मेवारी रोमिला रोमिला पर डालने की। रोमिला तुम्हारी हमराज थी। उसे जब गिरफ्तार उसे जब गिरफ्तारी का भय हुआ तो उसने तुम्हें मारकर तुम्हारा सारा खेल माल लेकर फरार होने की योजना बना डाली, पर कामयाब ना हो सकी। और पर इससे पहले तुम्हें खिलाफ जुबान खोलती, तुमने बड़ी सफाई से उसका मुंह बंद कर दिया। ओह वाकई तुम जीनियस हो इंस्पेक्टर, मैं आपको तुम्हारे हवाले करता हूँ। अरेस्ट हिम। इंस्पेक्टर अमर सिंह के हाथों में हथकड़ी पहनाते हुए बोला, अपराधी कितना ही चालाक क्यों ना हो, एक न एक दिन कानून की गिरफ्त में जरूर आना पड़ता है। मुझे कोई अफसोस नहीं इंस्पेक्टर। तत्काल साका को हिरासत में लेने के बाद पुलिस तहखाने में मौजूद चोरी का माल बरामद कर लिया। अगले दिन रामदयाल सेठ जुर्म कबूल करते हैं। पुलिस को अपने बयान में बताया, मुझे जुआ खेलने की आदत थी, अक्सर मुनमुन नाइट क्लब में आता था। मेरी मुलाकात मुलाकात रोमिला से हुई। हम दोनों दोस्त बन गए। जुए में बराबर हारते रहने के कारण मेरी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। तब दौलत कमाने के लिए मेरे दिमाग में एक योजना आई। मैंने वोल्फ का नाम से एक नई शख्सियत शख्सियत जीने का विचार किया, रोमिला के सामने रखा। रोमिला मान गई। बस मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ ले लिया। हमने सजा याफ्ता मुजरिम को अपने दबाव में लिया और फिर जिसके जरिए ज़रूरतमंद बेघरों को फांस कर चोरी करवाना शुरू कर दिया। और तुमने समझ लिया कि वोल्फ के पर्दे में तुम्हारा महफूज रहोगी। इस बार सेठ कुछ न बोला। कुछ क्षण वातावरण में खामोशी रही और उसकी खामोशी को तोड़ते हुए अमर सिंह बोला, पर एक बात समझ में नहीं आ रही सर, आपको कैसे पता चला सेठ मुनमुन ये नाइट क्लब में ले जाएगा? मुन्ना की होशियारी की वजह से। वह भागने में मुझे देर न लगी।
मुनमुन नाइट क्लब में कैद। फोन करते हुए मेरे ने बुद्धिमान बेटे ने मुन शब्द पर जोर दिया। शब्द शब्दों पर 2 बार बताया था। जी हाँ। हाँ। सैम ने कार्य अभी अभिनय करते हुए आपको संकेत दिया था। मैं जानता था आप चूकेंगे नहीं। और इस शहर में वोल्फ का आतंक खत्म हो गया। सेठ को साका तथा अन्य गिरफ्तार आदमियों को पुलिस अदालत में कई मामलों में केस दर्ज किए। सुरेश को सरकारी गवाह बना दिया गया। समाप्त दोस्तों। तांत्रिक की मौत।